सभी दोस्तों को विकास का प्यार भरा नमस्कार। तेलंगाना के वारंगल जिले के लखनपल्ली गांव में 28 जून 1921 में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है एक बच्चे का, जो कि आगे आगे भविष्य में बनते हैं भारत के 9वें प्रधानमंत्री। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत में आर्थिक सुधारों की नींव रखी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पमूल भारती वेंकटा नरसिम्हा राव जी की, जिन्हें कि पीवी आर राव के नाम से भी जाना जाता था। पीवी नरसिम्हा राव जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा हासिल की करीमनगर के एक छोटे से गांव कातुर से, और जब वे केवल 10 साल के थे उनका विवाह कर दिया गया था सत्यमा जी से, जिनकी उम्र भी उस समय केवल 10 साल थी। उसके बाद उन्होंने अपनी बैचलर्स की डिग्री हासिल की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक आर्ट कॉलेज से, और इसके बाद उन्होंने अपनी वकालत की डिग्री हासिल की नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज से, और वकालत में ही मास्टर्स की डिग्री हासिल की फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से। पढ़ाई खत्म होते ही उन्होंने अपने चचेरे भाइयों के साथ एक तेलुगु साप्ताहिक पत्रिका शुरू की, जिसका की नाम रखा गया काकातीया। 1940 के दशक में जब आजादी की लड़ाई अपने चरम पे थी, तब राव जी खड़े हुए हैदराबाद के निजाम के खिलाफ, जिसके के चलते उनकी जान पे भी बनाई थी। आजादी के बाद वो राजनीति में उतरे और पूर्णकालिक सदस्य बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, क्योंकि वो बहुत ही बड़े समर्थक थे इंदिरा गांधी जी के। 1972 आते आते वो राष्ट्र स्तर पर प्रसिद्ध हो चुके थे और उन्हें विविध मंत्रालय संभालने का भार मिला, जैसे कि होम मिनिस्ट्री, डिफेंस और फॉरेन अफेयर ऑफिस, राजीव गांधी एवं इंदिरा गांधी जी के कैबिनेट में। 1991 आते आते उन्होंने लगभग राजनीति से संन्यास ले लिया था, लेकिन उसी समय राजीव गांधी की एकाएक हत्या ने उनको राजनीति में लौटने में प्रेरित किया, और 1991 के लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी ने 244 सीट जीत के इतिहास लिखा। और उस समय प्रधानमंत्री स्थल की भागदौड़ संभाली पीवी नरसिम्हा राव जी ने। जब उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था, उस समय हमारे देश की आर्थिक एवं सामाजिक हालत दोनों ही बड़े निचले स्तर पे थी। आर्थिक स्तर पे भारत के पास उस समय केवल 2 हफ्ते की आयात के लायक विदेशी भंडार रह गया था, और हालत इतने गंभीर थे कि आरबीआई को देश का सोना गिरवी रखने तक की नौबत आ गई थी। और दूसरी तरफ राम मंदिर का मुद्दा तेजी पकड़ रहा था, और दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, जिसके बाद देश में कई शहरों में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें कई 100 लोगों की जान भी गई। ये दोनों ही हालात राव जी ने बड़े चतुराई से संभाले। आर्थिक हालात संभालने के लिए उन्होंने मनमोहन सिंह जी की मदद ली और उन्हें उस समय वित्त मंत्री बनाया, और रातों रात कई सारे नियम बदल दिए गए, और उसी के साथ कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, जैसे कि विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने की अनुमति दी गई, रुपये का अवमूल्यन किया गया जिससे कि हमारा निर्यात बढ़ा, नई औद्योगिक नीति भी लेके आए, जिसके के कारण उनकी काफी आलोचना भी हुई, जिसके के अंतर्गत विदेशी कंपनी भी भारत में आके अपना उद्योग लगा सकती थी। सरकार के नियंत्रण उद्योगों पर कम करने की घोषणा की गई, और एकाधिक अधिकारों को कम कर दिया गया, जिससे कि देश के उद्योगों को बढ़ावा मिले। और सबसे बड़ा काम लाइसेंस और परमिट राज को हटा दिया गया, जिससे कि भारत के उद्योग क्षेत्र फलने फूलने लगे। और उस दिन के बाद हमारे देश को अभी तक पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। और अगली सामाजिक दिक्कत उनके सामने आई 6 दिसंबर 1992 में, जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, जिसके के बाद राव जी की बहुत निंदा की गई, सबसे ज्यादा तो उन्हीं के पार्टी के लोगों द्वारा। और इसके बाद इनके खिलाफ कई अफवाहें भी उड़ाई गई, और कहा जाने लगा कि ये खबर सुनने के बाद उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और कई घंटे तक पूजा पाठ करते रहे। लेकिन असल में वो इस घटना से बहुत ही निराश थे, और अगले ही दिन संसद में उन्होंने सफाई देते हुए एक भाषण भी दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ऐसी घटना हो सकने की संभावना उन्होंने उस समय यूपी के मुख्यमंत्री से जताई थी, और ये भी जताया था कि उनके अनुमान के मुताबिक वहां तैनात सुरक्षा बल काफी नहीं है। और नवंबर महीने में ही केंद्र सरकार ने अयोध्या के आसपास कई अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया था, और वे राज्य सरकार पे आरोप लगाते हुए बोले कि राज्य सरकार उनके इस निर्णय से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और राज्य सरकार चाहती थी कि वो अर्धसैनिक बलों को वहां से हटा लें, और अगर राज्य सरकार ने उनका कहा सुना होता तो बाबरी मस्जिद को बचाया जा सकता था। और उसके बाद उन्होंने वादा किया कि उनकी सरकार इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी, और अंत में कहा कि मस्जिद को गिराना एक बहुत ही असभ्य काम था, और उनकी सरकार इसका पूर्ण निर्माण कराएगी। और भी देश हिलाने वाली घटनाएं जो कि उनके कार्यकाल में हुई। 1993 के बंबई शहर के सीरियल बम ब्लास्ट, जिसमें कि कई लोगों की जान गई, और 1993 के ही लातूर भूकंप, जिसमें कि अनुमानित 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगर आप लोगों ने हर्षद मेहता पे आधारित वेब सीरीज स्कैम 1992 देखा हो, तो उसमें दिखाया जाता है कि हर्षद मेहता ने स्कैंडल से बाहर निकलने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि राव जी की पार्टी को डोनेशन के तौर पे दी थी। इस बात की सच्चाई तो अभी तक साबित नहीं हो पाई, लेकिन अधिकतर यही सुनने में आता है कि हर्षद मेहता के वकील राम जेठमलानी का खुराफाती दिमाग था इन सब के पीछे, कि इतने वर्षों तक राजनीति में होने के बाद भी राव जी की आर्थिक हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे, और कई बार अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्हें पैसे उधार तक लेने पड़े, और वकील की फीस चुकाने के लिए उनको अपना हैदराबाद वाला घर बेचना तक पड़ा। अपने कार्यकाल के बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति से संन्यास ले लिया और एक उपन्यास लिखा दी इनसाइडर, जिसमें कि उन्होंने उल्लेख किया एक इंसान का जो कि भारतीय राजनीति में बहुत ही बड़े स्तर पे उभर के आया। और इस उपन्यास की ज्यादातर घटनाएं राव जी के खुद के जीवन से मिलती जुलती हैं। 9 दिसंबर 2004 को सीने में दर्द के कारण उनको दिल्ली एम्स में एडमिट कराया गया, जिसके कि 14 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, राव जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके कार्यकाल में उन्होंने कई गंभीर आर्थिक एवं सामाजिक हालातों का सामना किया, और वो भी ज्यादातर अकेले ही, क्योंकि कई अवसरों पे उनकी पार्टी ने ही उनका साथ नहीं दिया। और अब इतने सालों बाद वो भी बीजेपी के कार्यकाल में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिस खबर को सुन के मुझे तो बहुत ही खुशी हुई, लेकिन उनकी पार्टी के लोगों का कुछ पता नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद आया
होगा। अगर आपके कुछ सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।